नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 1.6 को कंप्लीट कराया था। ठीक है, तो आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं, बहुपद। बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी सारे नंबर का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 2 के बीच में से आता है। ठीक है, तो चलिए, बहुपद को समझने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी है और हमें अच्छे से आनी चाहिए इस चैप्टर को समझने में। ठीक है, उसके बीच में जो हमारे पास सबसे पहली चीज आती है, उस सबसे पहली चीज का नाम होता है अचर। ठीक है, अचर का मतलब क्या है? अचर का मतलब होता है जिसका मान सदैव एक जैसा रहता है। ठीक है, ये जितनी भी डेफिनेशन परिभाषाएं मैं लिखता हूं, ये सारी की सारी आपको अपनी फेर कॉपी में लिखनी होती है। ठीक है, जिसका मान सदैव एक जैसा रहता है, जिसका मान हमेशा एक जैसा रहता है, उसको हम अचर कहते हैं। जैसे हमने आपसे कहा 1, 2, 3, 4, 3/7 -6, 8, 8.3। ठीक है, वर्गमूल 2, ये सारी की सारी चीजें क्या है? अचर है। हिंदुस्तान में अगर वर्गमूल 2 का मान 1.4 है तो पाकिस्तान में भी 1.4 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 1.4 है। हालांकि वहां 1.414 बोल देते, लेकिन मतलब तो वही है। बांग्लादेश में जाओगे तब भी वही है, दक्षिण अफ्रीका में जाओगे तब भी वही है, आकाश में जाओ, पाताल में जाओ, धरती के अंदर 5 किलोमीटर गड्ढा खोद के भी पूछोगे तो वर्गमूल 2 का मतलब 1.414 होगा। कभी भी बदलता नहीं है ना। जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अचर, है ना, अचर है। चलें आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज आती है, उसका जो नाम होता है वो होता है चर। चर का मतलब क्या है? चर का मतलब है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। ठीक है, जिसका जो मान है वो हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे आपसे कहता है x, y, z, w, t, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो चर है। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? जैसे हम अपनी छोटी क्लास में पढ़ते हैं 2x - 3 = 3। आपसे कहता है x का मान निकाल के दिखाओ। आप कहते हो आसान है, x वाले को यहां रखो, ये जो माइनस वाला है ना, इसको इसके भाई के पास भेज दो। ये माइनस का था, जब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2x = 6। तो x का मान आ गया 6/2। तो हम इसको काटेंगे तो क्या बनेगा? 3। तो x का मान 3 आ गया। फिर हमने एक सवाल और दिया और मैंने आपसे बोला 5x - 4 = 6 है। मेरे को x का मान निकाल के दिखाओ। आप कहते हो ऐसा ही तो है, x वाले को तो यहां रखो, दूसरे वाले को उठा के ले जाओ, वहां प्लस का हो जाएगा। तो 5x = 10, 5 गुना का है, जब इसके नीचे जाएगा तो भैया जी प्लस का हो जाएगा। इस सवाल में 3 है, इस सवाल में 2 है, अगले में 1/3 होगा, अगले में -2 होगा, अगले में -6/7 होगा। तो इस तरह से हर सवाल में x y का मान बदलता रहता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अच्छे से याद कर लो, बहुत काम की चीज है। जो नहीं बदलेगा वो अचर है और जो बदल जाएगा वो चर है। जैसे x, y, z, w, t, किसी सवाल में x का मान पूछा आएगा, अगर ये मान ना बदले ना तो आधे से ज्यादा मैथ खत्म हो जाएगा। आपको मालूम है ना, हर सवाल में लिखता है x का मान निकाल लो। जब हम x का मान निकालते हैं, अगर वो एक जैसा हो जाए तो अपने को सवाल ही नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे। हम कहेंगे हर सवाल में x का मान 6 आता है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है? जिसका मान बदलता है वो चर, जिसका मान नहीं बदलता वो क्या है? अचर है। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको अच्छे से याद होगा क्या है? पूर्णांक। बताया था हमने शुरू में, हमने आपका कहा था जिसके बीच में दशमलव नहीं आता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना, ये सारी की सारी चीजें पूर्णांक होती है। -4 भी पूर्णांक है। ध्यान रखना, जो भी अंक पूर्ण लिखा जाएगा
जिसके बीच में दशमलव नहीं होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, जितने भी पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं, जितने भी पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जितने भी पूर्णांक 0 से बड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जितने भी 0 से छोटे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। कोई नई बात नहीं है, पहले बता चुका हूं आपको। मेरे को इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा धनात्मक पूर्णांक में, क्योंकि मैं इसमें इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है बीजगणित सहक्रियाएं। बीजगणित सहक्रियाएं। अब ये बीजगणित सहक्रियाएं क्या चीज होती है, हमारे पास नंबरों के अंदर 4 तरह का काम हम करते हैं। या तो हम नंबरों को जोड़ते हैं, या तो हम नंबरों को घटाते हैं, या तो हम नंबरों को गुना करते हैं, और नहीं तो हम लोग नंबरों को क्या करते हैं, भाग करते हैं। समझ गए। तो ये 4 चीजें आपको हमने समझाई। अचर जिसका मान एक जैसा रहता है, चर जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, और बीजगणित सक्रियाओं का मतलब प्लस माइनस गुणा भाग। इसको अच्छे से देखो, आगे चलते हैं। इसके बाद तो चलिए इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं बहुपद। अब तक हमने आपको चर के बारे में बताया, अचर के बारे में बताया, पूर्णांक के बारे में बताया, और बीजगणित सक्रियाओं के बारे में बताया। ठीक है, बहुपद, बहु का मतलब क्या है, अधिक, और पद का मतलब जो है उसके बीच में जितने पद आ रहे हैं, ठीक है, जितने टर्म्स आ रही है। तो कहने का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा थोड़ी है, आपने हमें पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है ना, आपने हमें पिछली क्लासेस में बताया था किसके बारे में, आपने हमें पिछली क्लासेस में बीजीय व्यंजक के बारे में बताया था। बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक में भी तो यही पढ़ाया था कि हमारे पास चर होते हैं, अचर होते हैं, और जो बीजगणित सक्रियाएं होती हैं वो होती है ना। आपने ऐसा लिखा था, x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 2 जमा 2xy जमा में 6/x और जमा में 8, ऐसा बताया था। अब बीजीय व्यंजक में भी एक से ज्यादा पद थे। देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, x की शक्ति 2 जमा का 5x जमा 6, इसमें भी एक से अधिक पद है। तो फिर बीजीय व्यंजक से बहुपद क्या मतलब हुआ, ऐसे कैसे अलग कर रहे हो आप ना, ये भी तो वही मतलब है, लेकिन बहुपद में थोड़ी सी चीज अलग है। बहुपद में अधिक पद तो होंगे, लेकिन आपको ये चेक करना है इसमें जो चर होगा ना, चर की शक्ति पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके बीच में जो चर है उसकी शक्ति क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले धनात्मक पूर्णांक बताए थे। जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो सारी पूर्ण संख्या होती है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5, जैसे हमने आपके सामने ये लिखे हैं। इसका मतलब जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद भी हो सकते हैं। हम उन बीजीय व्यंजकों को बहुपद का नाम देंगे जिसमें चर की शक्ति पूर्ण संख्या होगी या चर की शक्ति धनात्मक पूर्णांक होगी। समझ में आ गया। जैसे देखो इसको, इसमें चर कौन है, x की शक्ति 3 उसके बीच में बैठा है, y की शक्ति 2 उसके बीच में बैठा है, x की शक्ति 1 y की शक्ति 1 उसके बीच में बैठा है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा x की शक्ति -1, लेकिन x की शक्ति -1 इसके बीच में नहीं बैठा। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। और कोई आपसे कहे कि बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है, तो फटाफट किलकारियां मारते हुए कहते हो कि मुझे तो पता है, ये तो बीजीय व्यंजक है, पक्का पता है मेरे को। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं, x की शक्ति 2, x की शक्ति 1 और जमा में 6, अगर मैं यहां बात करूंगा तो x की शक्ति 2 पूर्ण संख्या है, 1 पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जो ये वाली चीज है ये क्या है, बहुपद है। कोई आपसे पूछे बीजीय व्यंजक है क्या,
अरे भैया बीजीय व्यंजक तो ये है ही, तो कहने का मतलब है सारे बहुपद जो होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, लेकिन सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते, सिर्फ वही होते हैं जिनके चर की शक्ति पूर्ण संख्या होती है। समझ में आ गया? चलो अभी थोड़ा और समझेंगे इसको, एग्जांपल दूंगा आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले देखो, बहुपद बनाना बिल्कुल बिस्कुट बनाने जैसा है। जैसे हम लोग बिस्कुट बनाते हैं ऐसे बहुपद भी बना सकते हैं। अपने घर की खेती जितने मर्जी बना लो। कैसे? यहां देखो, हमने आपको पैकेट दे दिया। सबसे पहला पैकेट है चर का, ठीक है। दूसरा पैकेट जो हमारे पास है, दूसरा पैकेट है अचर का, ठीक है। तीसरा जो पैकेट हमारे पास है, तीसरा पैकेट हमारे पास है बीजगणित सक्रियाओं का, बीजगणित सक्रियाओं का, ठीक है। और जो चौथा पैकेट हमारे पास है, चौथा पैकेट हमारे पास है वो है पूर्ण संख्याओं का। बस आपको इन चारों को मिक्स करते रहना और बहुपद बनाते रहना। बिस्कुट में भी 4 चीजें डलती हैं, ऐसे बहुपद में भी 4 चीजें डलेंगी। चर में आपको मालूम है, सिखाया x, y, z, w, t। ऐसे एचर की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, -3, -2, 2/3, वर्गमूल 2, 1, 2, 3। इस तरह की चीजें सारी एचर में आती है। बीजगणित सक्रियाओं में प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे बन जाएगा। और पूर्ण संख्याएं आपको मालूम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। अच्छे से पता होना चाहिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सबसे पहला हमने उठाया p, है ना। इसका मतलब है बहुपद बना रहा हूं। अब आप मुझे ये सोच के बताओ, आपको बहुपद में कितने चर रखने हैं? आपको बहुपद में कितने चर रखने हैं? आप जितने रखना चाहो उतने रख सकते हो। जैसे इसके बीच में कितने चर हैं? बहुत सारे। मुझे तो 2 पसंद है, मैंने 2 लिख लिया। चलो, जो भी चर आपको लेने हैं वो इसकी ब्रैकेट में लिख दो। तो मैंने 2 चर थे, 2 चर ब्रैकेट में लिख दिया। आपका मन करे मैं तो 3 लिखना चाहती हूं, 3 लिख लो। आपका मैं तो 4 लिखना चाहता हूं, 4 लिख लो। जितना आपका मन करे उतना लिख सकते हो। चलो, x को मेरा मन करता है 3 बार लिखूं, y को मेरा मन करता है 2 बार लिखूं। आप जितना मर्जी बार लिखना चाहे उतनी मर्जी बार लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोगों ने सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें कौन से चर पसंद है। तो हम लोगों को x पसंद था, 3 बार लिख दिया। हम लोगों को y पसंद था, 2 बार लिख दिया। चले आगे। चलो जी, उसके बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है बीजगणित सक्रियाएं। इसमें से जो भी आपका मन करे वो आप यहां पे लगा सकते हो। जैसे मुझे प्लस पसंद है तो मैंने कहा यहां प्लस लगाऊंगा, यहां प्लस लगाऊंगा, यहां माइनस लगाऊंगा, यहां प्लस लगाऊंगा। आपका जो भी मन करे आप लगा सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा सा साफ सुथरा काम करते हैं, अच्छा सा फैशन लगाते हैं, पाउडर क्रीम लगा देते हैं। कहां से? यहां से उठा के। तो आप यहां से इसके सामने कुछ भी रख दो। जैसे मैंने इसके सामने 5 रख दिया, इसके सामने 3, इसके सामने 2, इसके सामने 6, इसके सामने 7 और बीच में मैंने 3 को जोड़ दिया। आप 2 भी जोड़ सकते हो, 10 भी जोड़ सकते हो, -3 भी घटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया। अब हम लोगों को क्या देखना है? पूर्ण संख्याओं का। मैंने आपको सिखाया था शक्ति पूर्ण संख्याओं में से होनी चाहिए। यहां से उठाओ। मेरा मन किया 5 लगाऊं, मेरा मन किया 4 लगाऊं, मेरा मन किया 3 लगाऊं, मेरा मन किया 2 लगाऊं और मेरा मन किया 1 लगाऊं। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हो इसके बीच में से। बस जो भी शक्ति है वो पूर्ण संख्याओं के बीच में से होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज बन के तैयार होगी। बिल्कुल। क्या ये बहुपद है? हमने आपको सिखाया था 1 से ज्यादा पद होने चाहिए। 1 या 1 से ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तो 6 पद पड़ेंगे। 1 से तो ज्यादा है। दूसरी चीज मैंने कहा था चर की शक्ति पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की शक्ति 5 पूर्ण संख्या है, चर की शक्ति 4 पूर्ण संख्या है, चर की शक्ति 3 पूर्ण संख्या है, चर की शक्ति 2 पूर्ण संख्या है और चर की शक्ति 1 ये भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब जो मैंने बनाया वो तो बहुपद बन गया। अच्छा, बहुपद बन गया इतनी आसानी से। हम कितने बहुपद बना सकते हैं? जितना मन करो। देखो, मेरा नाम है लक्ष्मी तो मैंने L ले लिया। बीच में मेरे को X पसंद है तो मैंने X ले लिया।
अब मुझे मेरे नाम से बहुपद बनाना है जिसमें मुझे x पसंद है। अब x को जितनी मन करे आप उतनी बार लिख लो। जैसे मेरा मन किया मैंने x को 2 बार लिख दिया, सही है। उसके बाद इसमें से लेना है, पिछली बार मैंने प्लस किया था, इस बार 1 माइनस 1 प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, एचर लगाने ना, थोड़ा पाउडर लगा देते अच्छा सा, इसके सामने लगाओ। जैसे मैंने इसके सामने 2 लगा दिया, इसके सामने 3 लगा दिया और इसके सामने 4 लगा दिया। अच्छा जी, अब इसकी शक्ति देखो, इसकी शक्ति मुझे इसमें से उठानी है। इसकी शक्ति को मैंने 3 कर दिया, इसकी शक्ति को मैंने 2 कर दिया और ये ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, चर की शक्ति देखोगे। तो चर की शक्ति कितनी, 3, चर की शक्ति कितनी, 2, यहां तो चर है ही नहीं, तो 3 भी कितना, 3 भी क्या है, पूर्ण संख्या, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या। इसका ये वाला जो मैंने बनाया था वो क्या है, बहुपद है। अच्छा, तो बहुपद बनाना इतना आसान है। अब लोग लो प्रियंका जी बनाएंगे px लेके। हमने कहा x को कितनी बार, कहती है सर x को 4 बार, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, मैंने आपसे बोला इसमें से क्या पसंद है, कहती है प्लस ले लो, माइनस ले लो और गुना ले लो। गुना भाग इस्तेमाल मत ही करो क्योंकि वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस लगा दिया, क्योंकि गुना भाग में फिर आपको उसको करके दिखाना पड़ेगा पहले भाग, सही है। करना है तो कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, ए ऐसे ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। चलो आगे चले। फिर हमें क्या करना है, वहां से एचर लगाने हैं। मैंने 3 लगाया, मैंने 4 लगाया, मैंने 2 लगाया, मैंने 6 लगाया और माइनस का 7 लगाया, ठीक है जी। अब शक्तियों की बारी है, शक्तियों को उठाओ। यहां 6, यहां 5, यहां 4, यहां 2, बस ऐसे करके छोड़ दिया। अब देखो क्या बन गया, 3x की शक्ति 6, इसको लिखूंगा 4x की शक्ति 5, शक्ति 2 की गुना 6 से करेंगे तो 12, x की शक्ति 4, x की शक्ति 2, गुना में आधार एक जैसे हो तो शक्तियां जुड़ जाती हैं, तो ये बनेगा माइनस का 7। तो एक ऐसा बहुपद है, ठीक है, जिसके अंदर 1 2 3 4 पद हैं। सारे जितने भी 4 आ रहे हैं उसकी शक्ति 6 है, 5 है और क्या है, 6 भी है, 5 भी है और यहां पे आप और लगाना है तो कुछ हो, हाँ 6 है, यहां भी 6, ठीक है। तो देखो ये 3 और ये माइनस का 12, तो आप इसको लिखोगे माइनस का 9x की शक्ति 6, 4x की शक्ति 5 माइनस 7। तो हम लोगों को यहां से 2 चीजें सीख के जानी है। सबसे पहली, हम जितना वर्णन करें उतने बहुपद बना सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी बहुपद में 1 से ज्यादा चर भी आ सकते हैं। अगर मुझे चेक करना है कि कोई भी बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद है या नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ चर की शक्ति को देखूंगा। अगर चर की शक्ति पूर्ण संख्या है तो हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो बहुपद होगा, वरना बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? तो चलिए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कहता है। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है। आपको ध्यान रखना है, एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए, और आपको अपने जो आंसर है उसको कारण समेत बताना है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो सबसे पहला आपसे कहते हैं 4x की शक्ति 2 माइनस का 3x जमा 7। हमें देखना है ये बहुपद है या नहीं। तो हमने आपको क्या सिखाया था, चर की शक्ति, इसमें चर कौन है, x। तो x की शक्ति 2, x की शक्ति 1, 2 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, इसलिए 5, इसलिए क्या है, बहुपद है। आप क्या लिखोगे, चर की शक्ति 2 तथा 1 है जो पूर्ण संख्याएं हैं। जो चर है उस चर की शक्ति 2 तथा 1 है जो कि पूर्ण संख्याएं हैं, अतः यह एक बहुपद है। इसलिए जो ये वाली चीज है वो क्या है, बहुपद है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। y की शक्ति 2 जमा वर्गमूल 2। अब यहां चर कौन है, यहां y है, y की शक्ति कौन है, 2 है। तो आप क्या लिखोगे, चर की शक्ति 2 है जो एक पूर्ण संख्या है, जो एक क्या है, पूर्ण संख्या है, अतः यह एक बहुपद है। इसलिए जो ये वाली चीज है वो क्या है, बहुपद है।
आसान सी चीज है। आगे चलते हैं। यहां चर कौन है? टी। आपको समझ में आना चाहिए कि वर्गमूल टी का जो मतलब होता है वो होता है शक्ति 1/2, और इसको लिखूंगा तो वर्गमूल 2t। अब देखो इसमें चर कौन है? टी। टी की शक्ति 1/2, टी की शक्ति 1। अब 1 तो जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/2 को काटेंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो आप लिख देना चर की घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। इसलिए जो ये वाली चीज है वो बिल्कुल भी बहुपद नहीं होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, आसान है। आगे चलते हैं। y जमा 2/y। देखने से ऐसा लगता है चर कौन है? y। इसकी शक्ति 1, इसकी शक्ति 1, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नीचे है, पहले इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा। आपको सिखाया था जब ऊपर लेके आती है तो शक्ति क्या हो जाती है? माइनस में। अब 1 तो क्या है? 1 तो क्या है? पूर्ण संख्या है, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? चर की घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। आपको उत्तर में बताना है ऐसा क्यों है। अतः यह बहुपद नहीं होगा। इसलिए जो ये वाली चीज है वो क्या होगी? बहुपद नहीं होगी। अगर बहुपद होना है तो सिंपल सी बात है, चर की शक्ति देख लो। अगर चर की शक्ति पूर्ण संख्या है, जो हमने बताई थी 1 2 3 4, है ना, ये सारी चीजें क्या है? पूर्ण संख्या है। अब इसकी बात करते हैं। x की शक्ति 10 जमा y की शक्ति 3 जमा t की शक्ति 50। सबसे पहले तो आप मुझे ये देख के बताओ इसमें कितने चर हैं? आपको दिख रहे हैं 3 है, एक 10, एक x, एक y और एक t। उससे हमसे क्या पूछा? एक चर में। तो भैया एक चर में तो नहीं है, क्या ये बहुपद है? शक्ति 50, 3 और 10 पूर्ण संख्या है। आप क्या लिखोगे? यह 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, ये 3 चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर की शक्तियां पूर्ण संख्या है। ठीक है, जो चर की शक्तियां हमारे पास कैसी हैं? पूर्ण संख्या। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद हमने आपके सामने ये 8 चीजें लिखी हैं। ये अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे कहता है बताओ इनमें से कौन सा बहुपद होगा। ऐसी ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा बहुपद होगा। तो चेक करते हैं। देखो सबसे पहले पे लिखा है वर्गमूल x। तो वर्गमूल x का मतलब आपको मालूम है x की शक्ति 1/2 जमा 3। अब 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, ये तो बहुपद है नहीं। x जमा 1/x अभी बताया था, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, x की शक्ति -1। जो -1 है वो भी पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर दूसरा भी नहीं हो सकता। x की शक्ति कितनी है? 2। x की शक्ति कितनी है? 1। तो दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये वाली चीज हमारा बहुपद होगी। x की शक्ति कितनी? 2/3। 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता। तो इन 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको उत्तर में लिख के आना या टिक कर देना। ठीक है, इनको देखते हैं। y की शक्ति 5/3। अब 5/3 पूर्ण संख्या में तो है नहीं, तो भैया ये तो हो नहीं सकता। वर्गमूल वैसे ही हमारा दुश्मन है, क्योंकि इसका मतलब है शक्ति 1/2, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा y जमा 2, y की शक्ति -1, तो -1 वाला वैसे भी नहीं हो सकता। x की शक्ति कितनी है? 3, ये पूर्ण संख्या है, तो ये हमारा बहुपद आएगा। तो इस तरह का आसान सा सवाल हमारे पेपर में 1 नंबर का पक्का आता है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, चर की शक्ति देखनी है। चर की शक्ति पूर्ण संख्या तो बहुपद है, चर की शक्ति पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है जी, चले आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, तो चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक में x की शक्ति 2 का गुणांक लिखिए।
x की शक्ति 2 के गुणांक का मतलब यह है कि आप ये देखो x की शक्ति 2 के सामने क्या लिखा है, जो भी अंक x की शक्ति 2 के सामने लिखा है वो उसका क्या होगा, गुणांक होगा। ठीक है, जैसे देखो ये बहुपद है, इस बहुपद में x की शक्ति 2 के सामने क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। जब कुछ भी नहीं दिखता तो इसका मतलब क्या है, 1। तो आप ये लिखोगे x की शक्ति 2 का गुणांक किसके बराबर आएगा, 1। इसको देखो, ये एक बहुपद है, इसमें x की शक्ति 2 के सामने कौन लिखा है, सामने -1 लिखा। तो आप लिखोगे x की शक्ति 2 का गुणांक कितना है, -1 है। इसको देखो, π/2 x की शक्ति 2 जमा का x, तो आप क्या लिखोगे, x की शक्ति 2 का गुणांक, बोलो क्या आएगा। जब हम देखते हैं तो x की शक्ति 2 के सामने क्या लिखा है, π/2, तो x की शक्ति 2 का जो गुणांक है वो कितना है, π/2। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें मुझे कहीं x की शक्ति तो नजर ही नहीं आता, तो आप लिखोगे x की शक्ति 2 का गुणांक, क्योंकि इसमें x की शक्ति 2 है ही नहीं तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 0 x की शक्ति 2 जमा में वर्गमूल 2x माइनस का 1, तो आप लिख दोगे x की शक्ति 2 का जो गुणांक है वो कितना है, 0 है। x की शक्ति 2 को छोड़ो, वो किसी का भी पूछ सकता है। मान लो हमने आपसे एक बहुपद लिखा, उसमें लिखा -x की शक्ति 3 जमा में 2x की शक्ति 2 माइनस का 5x और जमा में 7, ये एक बहुपद दे दिया। आपसे पेपर में अकेला x की शक्ति 2 नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है। आपसे कहेंगे ये बताओ x की शक्ति 3 का गुणांक क्या है, वो आपसे कहते हैं ये बताओ x की शक्ति 2 का जो गुणांक है वो क्या है। आपसे कहते हैं ये बताओ x का जो गुणांक है वो क्या है, फिर आपसे कहते हैं ये बताओ जो एचर लिखा है वो क्या है। तो कुछ नहीं करना, जिसका पूछ रहा है उसके सामने जो अंक लिखा है उसको लिख देते हैं। x की शक्ति 3 के सामने -1 है, तो x की शक्ति 3 का गुणांक -1। x की शक्ति 2 के सामने 2 लिखा है, तो x की शक्ति 2 का गुणांक 2। x के सामने -5 लिखा है, तो x का गुणांक -5। एचर मतलब जिसमें x है ही नहीं, कौन है, 7, तो जो हमारा उत्तर है वो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये तो हमारी बुक में है, इसके अलावा अगर पेपर में आया तो इस तरह का सवाल, अगर मान लो आपसे ये कह देता है ये बताओ x की शक्ति 5 का गुणांक क्या है, तो आप खुद देखो इसके बीच में कहीं x की शक्ति 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो x की शक्ति 5 का गुणांक कितना आएगा, 0। जो चीज है ही नहीं उसका गुणांक क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहता है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपसे कहता है, तीसरा क्वेश्चन करने से पहले हमें ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। आपसे कहता है पदों के अनुसार हम लोग बहुपदों का वर्गीकरण किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, यहां लिखा है पदों की संख्या, नाम, उदाहरण, सामान्य रूप। आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 होती है, पदों की संख्या 1, उसका जो नाम होता है उसका नाम होता है एक पदी, एक पदी बहुपद। उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो आप देख सकते हो ये एक बहुपद है। क्यों है, x की शक्ति 1 पूर्ण संख्या है, इसमें एक पद नजर आ रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एक पदी बहुपद है। समझ में आ गया। जैसे आपसे कहते हैं मान लो हमारे पास ऐसे लिख देता है y, तो ये भी क्या है, एक पदी है। समझ में आ गया। इसका सामान्य रूप नहीं लिखेंगे क्योंकि सामान्य रूप में कुछ भी हो सकता है, शक्ति कितनी मर्जी दे दे, है ना। मान लो हमने लिख दिया x की शक्ति 4, x की शक्ति 10, तो कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसका नाम है द्विपदी। जैसे आपसे क्या कहता है, हमने लिखा 2x की शक्ति 2 जमा 3, तो आप देख सकते हो एक पद ये है, एक पद ये है, तो 2 पद है, इसलिए इसका नाम क्या है, द्विपदी। मान लो मैंने लिख दिया 2x जमा 4y, तो आप कहते हो ये भी क्या है, द्विपदी, है ना। मान लो हमने आपसे कह दिया px 4x जमा 5x, अब बताओ द्विपदी है कि नहीं। अब बोलोगे नहीं है, धोखा कर दिया, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, दोनों को जोड़ देंगे 9x,
तो ये हमारे पास द्विपदी नहीं है, ये हमारे पास एक पदी बहुपद है। समझ गए? जिसमें 3 होते हैं उसको बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। उसमें 3 पद है, 3 पद वाला। जैसे हमने लिखा x की शक्ति 3 x की शक्ति 2 जमा 5। तो आप देखो इसमें कितने पद हैं? 1 2 और 3, तो त्रिपदी। ठीक है, जैसे मान लो हमने और लिख लेते हैं pxy, x की शक्ति 3 जमा में 3xy और जमा में y की शक्ति 3। तो आप देख सकते हो 2 चर हैं, पद कितने हैं? 1 2 और 3। तो ये क्या है? त्रिपदी। जिसमें 1 है वो एक पदी, जिसमें 2 है वो द्विपदी, और जिसमें 3 है वो त्रिपदी। समझ में आ गया? आगे देखते हैं, नेक्स्ट है घात। घात का मतलब क्या है? घात का मतलब है किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति, जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति को घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में जो चर होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति को घात कहते हैं। ये आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, जैसे एक बहुपद लिखा है 3x की शक्ति 3 5x की शक्ति 2 माइनस का 6x जमा 4। ये एक बहुपद है और आपसे पूछा गया ये बताओ इसकी घात क्या है। तो अब सबसे पहले ये देखो, आपने यहां पे ऐसा ये दोनों सेम होंगे ना, यहां 3 लिख लो। ठीक है, अब आप ये देखो इसमें चर कौन है। तो अगर आप चर देखोगे तो एक तो x दिखेगा, यहां भी x दिखेगा, यहां भी x दिखेगा। इन तीनों चरों की शक्तियां क्या है? इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है। इनमें सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है 3 2 और 1 से बड़ा होता है। तो इस बहुपद की जो घात आएगी, इस बहुपद की घात हमारे पास कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। समझ में आ गया? मान लीजिए एक बहुपद मैंने और ले लिया, वहां लिख दिया 5x की शक्ति 7 6x की शक्ति 2 100x जमा में 123, और आपसे पूछा गया बताओ इस बहुपद की घात क्या आएगी। तो आप बिल्कुल देख सकते हो इस बहुपद के अंदर चर कौन है? x है। x की पावर 7 है, 10 है और 1 है। इन तीनों में बड़ी कौन है? 10। तो आप लिखोगे बहुपद की घात, जो बहुपद है ना उस बहुपद की घात कितनी है? 10 के बराबर है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति को देख लो, जो चर की सबसे बड़ी शक्ति है वो क्या होगी? उसकी घात कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट को अब पढ़िए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। पहले 3 से, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, घात कितनी आएगी। तो आप देख सकते हो इसके बीच में x की सबसे बड़ी शक्ति कौन है? 3, यहां 2, यहां 1। तो इन तीनों में बड़ा कौन है? 3। तो आप लिख देना इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है? 3। इधर चलते हैं, इस बहुपद में कौन दिख रहा है? चर y। इसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ये खुद है। तो इसकी घात कितनी आएगी? 2। इस वाले बहुपद में t की अधिकतम शक्ति कितनी है? 1। तो इसकी घात कितनी आएगी? 1। इस वाले बहुपद में कहीं t दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं t की शक्ति 0 x की शक्ति 0, क्योंकि मैंने आपको कल सिखाया था किसी भी चीज की शक्ति 0 उत्तर 1 होता है 0 को छोड़ के। तो आप ये लिखोगे इसकी जो घात आएगी वो 0 के बराबर आएगी। ठीक है, आसान है बिल्कुल। चर की सबसे बड़ी शक्ति देख लो बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, 35 घात के द्विपदी का उदाहरण दो। एक ऐसे द्विपदी बहुपद का उदाहरण देना है जिसकी घात 35 हो। लिख लेते हैं px। मुझे और तो पता नहीं, मुझे इतना जरूर पता है कि x की शक्ति 35 होनी चाहिए और साथ में 2 पद होने चाहिए। एक मैंने लिख दिया 6 और एक मैंने लिख दिया 4। मुझे देख के बताओ इसमें कितने पद हैं? एक तो ये है और एक ये है, तो पद तो 2 हो गए। घात कितनी है? 35 है। तो ये द्विपदी है जिसकी घात 35 है। समझ में आ गया? आप जितने मर्जी उदाहरण लिख सकते हो। 6 की जगह -10 लिख लो, इसकी जगह 5 लिख लो, इसकी जगह 5/2 लिख लो, इसकी जगह 3 लिख लो। तो आप जितने मर्जी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 100 घात के एक पदी का उदाहरण दो। 100 घात मतलब x की शक्ति 100 होनी चाहिए। तो हमने इसको लिखा px, तो ये हमारे पास बराबर आएगा, इसको लिख दो 12
x की शक्ति 100। अब आप देख सकते हैं ना इसमें कितने पद हैं, 1, और x की अधिकतम शक्ति कितनी है, 100। तो इसलिए हम लिखते हैं 100 घात के एक पदी का उदाहरण। ये पसंद नहीं आया, कहते हैं भैया जी ये लिख लो। ये भी पसंद नहीं आया तो 7 के पीछे बढ़ गए क्या, 3 लिख लो। 3 z की शक्ति 100। तो सब एक जैसा है। तो ये द्विपदी है, इसकी घात 35 है। ये हमारे पास क्या है, ये एक पदी है जिसकी घात 100 है। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा चौथा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे लिखे नेक्स्ट, बहुपदों का वर्गीकरण घात के अनुसार। तो इसके बाद हमारे पास आता है बहुपदों का वर्गीकरण घात के अनुसार। अब घात के अनुसार जो बहुपद है वो कितनी तरह के होते हैं, आपसे कहते हैं अगर घात 1 है, 2 है, 3 है। अगर 1 है तो हम उसको बोलते हैं रैखिक। उदाहरण के लिए px बराबर 2x जमा 3। सामान्य रूप में लिखते हैं px बराबर ax जमा b। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a b का मान कुछ भी हो सकता है। आगे जिसकी घात 2 होती है, जिसकी घात 2 होती है उसको बोलते हैं द्विघात। कैसे दिखाते हैं, 2x की शक्ति 2 जमा 5x जमा 3। तो आप देख सकते हो ये पसंद नहीं है। 7y की शक्ति 2 माइनस का 5y जमा 6। तो आप इसको देख लो, इसमें घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 2। जब हम इसको दिखाते हैं जनरल तरीके से, सामान्य रूप से, तो लिखते हैं ax की शक्ति 2 bx जमा c। a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है त्रिघात। उसको लिखते हैं ऐसे करके, 3x की शक्ति 3, 5x की शक्ति 2, 6x जमा 8, जिसमें x की अधिकतम शक्ति 3 होती है। और सामान्य रूप क्या होता है, ax की शक्ति 3, bx की शक्ति 2, cx जमा d। a का मान 0 नहीं हो सकता। a b c d क्या है, a b c d वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो a b c d हमारे पास है वो वास्तविक संख्या है। जिस बहुपद की घात 1 है वो रैखिक, जिसकी 2 है वो द्विघात, जिसकी 3 है वो त्रिघात, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 5वीं में, बताओ कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। इसकी घात कितनी, 2, क्योंकि ये 1 ये 2, बड़ा कौन है 2, तो सीधा आप लिख देना क्या है, द्विघात। द्विघात बहुपद है। इसकी घात कितनी है, 3, तो हम इसको लिखेंगे क्या है, त्रिघात। जब हमने इसको देखा तो इसमें y की शक्ति 1 और 2, बड़ा कौन है 2, जिसकी घात 2 होती है वो क्या होता है, द्विघात। इसमें x की अधिकतम शक्ति कितनी है, 1, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसकी घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद। इसको देखो, इसमें t की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये भी रैखिक। इसमें r की शक्ति 2 है, तो आप क्या लिखोगे, द्विघात। इसमें x की शक्ति कितनी है, 3, तो आप लिखोगे त्रिघात, ठीक है। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी। जिसकी घात 1 है वो रैखिक, जिसकी 2 है वो द्विघात, और जिसकी 3 है वो त्रिघात। तो आज का होमवर्क आपका ये है कि आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल मत भूलिए, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।